बच्चों, इससे पहले हमने कक्षा 11 इतिहास में जो पढ़ा था चैप्टर 2 और पार्ट 6 था उसका, सॉरी पार्ट 7 था। उसमें टॉपिक का नाम था लेखन कला का विकास। अब हमारा पार्ट 8 आ रहा है और इसका नाम है लेखन प्रणाली। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आज शुरू करेंगे लेखन प्रणाली को पढ़ना। इससे पहले परिचय हो जाए। इतिहास कक्षा 11 पार्ट 2 और ये है आपका पार्ट 8। ठीक, इस वीडियो से पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि लेखन कला का कैसे विकास हुआ, कैसे किन आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप लेखन कला अस्तित्व में आई और वह सब या वह विचार जो मौखिक रूप से अंग विक्षेप के माध्यम से एक दूसरे के आसपास पहुंचते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाते थे, वह विचार कैसे लिखित रूप में एक दूसरे के पास आसपास जाने लगे और कैसे एक लिखित तरीका विकसित हुआ विचारों के आदान प्रदान का, वस्तुओं की सूची के आदान प्रदान का, या किसी भी लिखित प्रमाण को तैयार करने के लिए या किसी घटना को संरक्षित सुरक्षित करने के लिए कैसे एक सुव्यवस्थित प्रणाली विकसित हुई लेखन कला की, ये हमने देखा है। किन आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप हुई वो भी हमने देखा है। अब हम देख रहे हैं लेखन प्रणाली कैसी थी। तो शुरू करते हैं। कहाँ के देखेंगे? जाहिर सी बात है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता हम पढ़ रहे हैं और इसी की लेखन प्रणाली को देखेंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर अक्षरों की, अक्षर समझ रहे हैं ना, वर्ड्स, यहाँ पर अक्षरों की लंबी श्रृंखला थी। लंबी श्रृंखला का मतलब जैसे अभी हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में देखा जाए 26 अक्षर होते हैं, ठीक, ऐसे ही उसकी जो वर्णमाला थी उसमें लगभग 100 शब्द थे, यानी नियर अबाउट 100। तो 26 अक्षरों से जब एक भाषा बन सकती है, उस भाषा को समझने में हमको इतना समय लग सकता है, तो 100 शब्दों से बनी किसी भाषा को समझने में कितना समय लग सकता है, कितनी कठिनाई हो सकती है, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। यहाँ 26 शब्दों को तैयार करना है, यहाँ 100 शब्दों को तैयार करना है, 100 अक्षरों को तैयार करना है। तो इसमें स्वाभाविक सी बात है, थोड़ा सा कठिन काम है। मेसोपोटामिया की लिपि सीखने के लिए, यहाँ की जो लिपि थी को सीखने के लिए लिपि को सीखने के लिए लगभग 100 अक्षरों को सीखना पड़ता था। समझ रहे? यहाँ की लिपि को अगर समझना है, पढ़ना है, सीखना है तो आपको कितने अक्षरों को तैयार करना है? 100 अक्षरों को तैयार करना है, यानी मुश्किल काम है। और इसे लिखित तौर पर तैयार करने के लिए जैसे परीक्षा में होती है तो लिखित तौर पर तैयार करने के लिए हमने देखा कि मिट्टी की पट्टिका बनती है, चिकनी मिट्टी की, और उसको गीला करते हैं और उसको खुरेद कर लिखते हैं। तो आपको इसको 100 अक्षरों को सीखना होता था और किसी पट्टिका की गीली मिट्टी को सूखने से पहले ये 100 अक्षर लिखने होते थे। यानी एक तरह का एग्जाम था कि आप जब 100 अक्षरों को सूखने से पहले लिख पाने में सक्षम हो जाएंगे तब यह माना जाएगा कि आपको यह भाषा
आ गई। जैसे आपको दे दिया गया कि एक पेज है और पेज एकदम से सूखा है, 10 मिनट के बाद वो पेज गीला हो जाएगा। आपको उसी 10 मिनट के अंदर जो लिखने को दिया गया उसे आप लिख लीजिए। ऐसे उसमें था कि पट्टिका गीली है तब तक उस पर लिख सकते हैं, तो सूखने से पहले आपको लिख लेना होता है। ये एक एग्जाम होता था इस तरह का। इसलिए लेखन कला के लिए, अतः लेखन कला के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी। आवश्यकता होती थी भाई, जब व्यक्ति कुशल होगा, सक्षम होगा, तभी तो लिख पाएगा समय के अंदर। अगर नहीं कुशल होगा, सक्षम नहीं होगा, तो विद इन टाइम नहीं लिख सकता। तो बहुत ही कुशलता की आवश्यकता होती थी, इसीलिए लिखने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। इसीलिए लिखने का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था। भाई जाहिर सी बात है, जो चीजें लगभग सबके बस की ना हो, कुछ ही लोगों के बस की बात हो, उसे महत्वपूर्ण तो माना ही जाएगा, उसे विशेष दर्जा तो प्राप्त ही होगा। ठीक उसी तरह से महत्वपूर्ण माना जाता था। किसी भाषा विशेष को अब लिखने पे हम अपने विचार जो लिखते हैं, विचार एक ऐसा है कि जो लेखन कला है मेसोपोटामिया में, इसका टॉपिक है लेखन प्रणाली। ठीक, तो इसके संदर्भ में, इस पूरी व्यवस्था के संदर्भ में कहा जाता है कुछ 2 लाइनों में कि किसी भाषा विशेष को की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में, दृश्य मतलब जो दिखाई पड़ती है, बोलते हैं तो वो दिखाई तो पड़ता नहीं, लेकिन लिखते हैं तो दिखाई पड़ता है ना। तो यहाँ इसीलिए ये कहा जा रहा है कि किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना, एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि है। एक महान बौद्धिक उपलब्धि है। ठीक, ध्यान रखिएगा, जब आप आंसर राइटिंग करिए लेखन प्रणाली से संबंधित किसी बिंदु पर, तो वहां पर इसको जरूर जोड़िए, इसका प्रभाव अच्छा पड़ता है। ये आपके पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे निचोड़ को प्रस्तुत कर देता है कि आप कितना महत्व देते हैं लेखन प्रणाली को। ठीक है, ये उस समय की बात है, उस समय यह उपलब्धि होती थी जिस समय शैक्षिक स्तर कुछ नहीं था, किसी तरह के विशेष प्रयास नहीं किए जाते थे लोगों के शिक्षा के लिए, उन्नति शिक्षा के विकास के लिए। उस समय सीखना, आज तो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है, व्यवस्थाएं हैं, हाथ द्वार खुले हैं, हर तरफ भंडार है ज्ञान का, ओवरलोड है, नॉलेज तो ओवरलोड हो गई है, हर तरफ बटा है, हर तरफ बटा पड़ा है, मिल रहा है, बस आप ले लीजिए। तो ये नॉलेज जो है, जानकारी जो है, इंफॉर्मेशन है, इनका तो ओवरलोड हो गया है आजकल। अब ये सिलेक्टेड चीजें आपको तैयार करनी है। तो ये इसकी स्थिति तब की है जब किसी भी व्यवस्था में इसको महत्व नहीं दिया जाता था, या लेखन शिक्षा संबंधी कोई विशेष प्रयास नहीं किए जाते थे सार्वजनिक स्तर पर, उस समय यह उपलब्धि माना जाता था। अब आते हैं हम लोग साक्षरता पर। अब मेसोपोटामिया की साक्षरता हमारा टॉपिक है। साक्षरता, साक्षरता से आप क्या समझते हैं? साक्षरता का मतलब है उस व्यक्ति से है जो अपनी रीजनल लैंग्वेज, अपनी क्षेत्रीय भाषा को बोलना, लिखना और पढ़ना जानता हो। उसका मतलब वेल एजुकेटेड से नहीं है। साक्षरता का मतलब सिर्फ इससे है कि वह व्यक्ति किसी भाषा को, क्षेत्रीय को अपना
उसकी मदर टंग अपनी है उसको बोलना, लिखना और पढ़ना, ये तीनों चीजें अगर समझ सकता है, साक्षर वो अक्षर के साथ तालमेल बिठा सकता है तो वो साक्षर है। इसके लिए ग्रेजुएशन, पीजी, इस डिग्री का कोई मतलब नहीं है कि आपके पास कितनी डिग्रियां हैं। साक्षरता का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अक्षरों के साथ अपना तालमेल बिठा पाते हैं या नहीं। निरक्षर का मतलब है जो अक्षरों के साथ अपना तालमेल नहीं बिठा सकता। तो आप लोगों को अब निर्णय लेना है, बताना है कि आप लोग साक्षर हैं या निरक्षर हैं। ठीक, चलिए बताइएगा आगे। ठीक है। मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरी इतिहास की क्लास कभी बोरिंग टाइप की हो कि हम आए हैं, बैठे हैं, रो रहे हैं, सो रहे हैं और पढ़े चले गए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। पढ़ना चाहिए तो फिर साथ साथ एंजॉय भी होना चाहिए पढ़ाई में। ठीक है। तो साक्षरता की बात जब हम करते हैं मेसोपोटामिया में, मेसोपोटामिया में ही करेंगे भाई, वहां की सभ्यता को पढ़ रहे तो वही करेंगे, जो है भारत की तो करेंगे नहीं बात। मेसोपोटामिया में बहुत से लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। मतलब अधिकांश लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे, ऐसे थोड़े से लोग थे जिन्हें पढ़ना लिखना आता था। क्यों? क्योंकि प्रतीकों या चित्रों की संख्या, प्रतीक या चित्रों की संख्या मैंने बताया कितनी थी, 100 के आसपास थी। संख्या 100 होने के कारण यह सीखना अधिक पेचीदा काम था। अधिक पेचीदा काम था। पेचीदा का मतलब मुश्किल काम था, टफ था। ठीक है। अधिकांश लेखन बोलने वाली ये समझ में नहीं है लास्ट टाइम। अधिकांश लेखन कार्य बोलने वाली शैली में होते थे। अब बोलने वाली शैली क्या होती है? जैसे आप शुरू करते हैं पैराग्राफ से लिखना, बोलने वाली शैली में लेखन। अब बता रहा हूं मैं, जैसे आपने लिखा प्रार्थना पत्र, महोदय हो गया, फिर सेवा में महोदय, फिर जो भी XYZ आपने लिखा, ठीक, यहाँ पर अपना नाम लिख दिया। ये क्या है? इसमें जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि कोई हमारे सामने बोल रहा है। ऐसा तो होगा नहीं कि यहाँ पर पैराग्राफ डाला, सेवा में महोदय ये निवेदन है या ऐसे इस तरह से, या फला को छुट्टी चाहिए इसलिए वो कल नहीं आएंगे इसलिए अवकाश दे दीजिए और दुनिया भर की कहानी कर दी। ऐसा तो लिखते नहीं है। हम लिखते हैं इस तरह से कि सामने वाला जब पढ़े तो उसको लगे कि जिस व्यक्ति का यह पत्र है वो बोल रहा है, मेरे सामने खड़ा है। ऐसे ही तो फीलिंग आनी चाहिए। ठीक, तो इसी तरीके के लिखने की कला को कहते हैं कि बोलने वाली शैली में लिखना। आइए उदाहरण से समझते हैं कि बोलने वाली शैली में वहां पर कुछ कैसे लिखा जाता था। इसमें जैसे एक पत्र है या एक शिलालेख है, पट्टिका, उसमें लिखा है कि मेरे अमुक मालिक को उनका अमुक सेवक निवेदन करता है कि उसे सौंपे गए कार्य को उसने पूरा कर लिया है। ये क्या है? एक लेटर है जिसमें सूचना दी जा रही है किसी शासक को, अमुक मालिक मतलब मेरे राजा या शहंशाह, जिसका भी नाम हो, जो भी नाम हो, XYZ, मेरे राजा या मेरे मालिक को उनका अमुक मतलब कोई सेवक है जिसका यहाँ पर कोई नाम ही लिख सकते हैं, राम,
यानी कि लेखन प्रणाली में, बोलने वाली शैली में लिखने का मतलब है कि आप जब भी लिखेंगे कुछ तो ऐसा लगेगा कि आप बोल रहे हैं खड़े होकर सामने। ठीक है, इस तरह की लेखन प्रणाली वहां पर विकसित हुई सबसे पहले। अब हम आते हैं लेखन कला का प्रयोग। तो इसका अगला टॉपिक है मेसोपोटामिया में लेखन कला का प्रयोग। ये हमारा अगला टॉपिक है और इसी के साथ ये वीडियो आपका पार्ट 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो शहरी जीवन, व्यापार और शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच, लेखन कला के बीच के संबंधों, शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरूक के एक प्राचीन शासक, उरूक के एक प्राचीन शासक, उरूक एक शहर था, कहाँ का? मेसोपोटामिया जो है उसी का एक शहर था, एक क्षेत्र था। उरूक के एक प्राचीन शासक एन मार्कर, मार्कर ये वाला मार्कर, ये वाला मार्कर नहीं है, शासक का नाम है एन मार्कर। ठीक, ये कौन है? ये है राजा है वहां का। ठीक, एन मार्कर के बारे में लिखे गए, बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य किया गया है। देखिए, समझने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ध्यान दीजिएगा। शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच संबंध हो, यानी कि जो शहरी जीवन है और जो व्यापार है, इन दोनों का लेखन कला के साथ जो संबंध है, इन दोनों के तीनों के बीच में जो संबंध है, इसका वर्णन उरूक के प्राचीन शासक एनमार्क के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य में स्पष्ट किया गया। यानी सुमेरियन महाकाव्य जो है उसमें शासक, लेखन कला, शहर और व्यापार, इसके बीच का जो अंतर संबंध है उसको स्पष्ट किया गया है। वो महाकाव्य किससे संबंधित है? एन मार्कर से। यानी कि आपको ध्यान क्या क्या रखना है, यदि हम प्रश्न पूछते हैं आपसे कि शहरी जीवन, व्यापार तथा लेखन कला के बीच जो संबंध है उसका वर्णन किस महाकाव्य में किया गया है या किस भाषा के महाकाव्य में किया गया है, तो सुमेरियन महाकाव्य है उसमें किया गया है। ये महाकाव्य का नाम नहीं है, जिसे कहते हैं भारतीय महाकाव्य, वैसे ये सुमेरियन महाकाव्य है, इसमें किया गया है। ये सुमेरियन महाकाव्य किससे संबंधित है? एन मार्कर से संबंधित है। ठीक, चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया की दंत कथाओं के अनुसार, कि दंत कथाओं के अनुसार, दंत कथाओं का मतलब जो मिथ चल रहे हैं लोग एक दूसरे से, जैसे कुछ कहानियां ऐसी होंगी जो आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, आने वाले बच्चे सुनेंगे और हमसे पहले वाले जो थे उन्होंने भी सुनी थी, लेकिन वो कहाँ से आई, किसके थ्रू आई, कोई पता नहीं। बस हम सुनते हैं, याद रहती हैं, आने वाले लोगों को सुनाते जाते हैं और वो ऐसे ही एक दूसरे के जनरेशन से जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती जाती है वो घटनाएं। लेकिन अगर उसका हम कोई लिखित प्रमाण ढूंढने लगे, नहीं मिलता है। किसी से पूछने लगे कि किससे संबंधित है, नहीं मिलता है। तो ये क्या होती है? मिथ होते हैं। तो एक व्यक्ति से व्यक्ति में जाते हैं, पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, इनका अंत कभी नहीं होता, लेकिन इनका कोई ओर छोर नहीं मिलता कि ये कहाँ से आया। ठीक, तो दंत कथाएं इसी तरह की होती हैं। तो दंत कथाओं में
बताया गया है कि उरुक एक सुंदर शहर था, कि उरुक एक सुंदर शहर था। सुंदर शहर का मतलब सुंदर का मानक वहां की उच्च आर्थिक व्यवस्था, बेहतर बसावट, वहां के सामाजिक विभाजन, श्रम विभाजन, इन सब की व्यवस्था अच्छी होने के कारण उसको एक सुंदर शहर कहा गया है। साथ ही साथ प्राकृतिक मनोरम वातावरण जो है उसके आसपास का, उसके कारण बताया गया है कि वो एक सुंदर शहर था, अतः इसे मात्र शहर कहा जाता था। इसे मात्र शहर का मतलब है इसको केवल शहर करके संबोधित कह देते थे। ठीक है, चलिए। सुमेर के व्यापार की पहली घटना, एक बार बच्चों, वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए थोड़ा सा हम शॉर्ट में यहाँ पे करेंगे। इसमें मैं बता दे रहा हूँ कि जो सुमेर से व्यापार का जो पहला संबंध है वो एनामार्क जो शासक था, एनमार्कर जो शासक है उससे जोड़ा जाता है। और वो शासक चाहता है कि मैं अपने क्षेत्र में एक मंदिर बनाऊं, सुंदर सा मंदिर बनाऊं, और उस मंदिर के लिए वो लाजवर्त के पत्थर मंगाने के लिए एक व्यक्ति को भेजता है दूसरे क्षेत्र में। और जब दूसरे क्षेत्र में भेजता है तो उससे बताता है कि क्या क्या लेके आना है। जब वो वहां जाता है तो वो लौट के आता है, भूल जाता है, फिर जाता है, फिर लौट के आता है, भूल जाता है। यानी कई बार वो इस प्रक्रिया को करता है और उसके बाद फिर उसको लिखित तौर पे दिया जाता है, लिख के शासक के द्वारा कि आपको क्या लेके आना है। और फिर वो जब उस लिखित को लेके जाता है तो उसे अरट्टा के शासक के पास जाता है। अरट्टा एक क्षेत्र था, अरट्टा नामक दूर देश था, दूर प्रदेश था, वहां के शासक के पास जाता है और उस शासक को लिखित वाला जब देता है, प्रमाण पट्टिका जब देता है तो शासक समझ जाता है और वो आवश्यक जो वस्तुएं होती हैं उनके संबंध में वो विचार करता है कि इनको देना है या नहीं देना है। और इसी कॉन्सेप्ट को मान के चला जाता है कि ये पहली घटना लिखित तौर पर किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचार पहुंचाने की हुई थी। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा प्रामाणिकता तो नहीं है, ना ही इतिहास का बहुत ज्यादा एकदम स्पष्ट तौर पर एक मत है इस विचार को लेके, लेकिन फिर भी ये मिथ मिथांतर के अंतर्गत ये दंत कथाएं चलती रहती हैं कि वो शासक था एनमार्कर, और एनमार्कर ने अपने एक दूत को दूसरे क्षेत्र में भेजा था मंदिर के संबंधित कुछ कीमती पत्थर लाने के लिए, चांदी लाने के लिए, और वो बार बार जाता था, पहाड़ियों को पार करते हुए भूल जाता था, इसलिए उसने अगली बार उसको लिखित दे दिया। और लिखकर जब लेके गया तो अरट्टा के शासक, जो अरट्टा दूर का प्रदेश था, वहां के शासक को दिया। उसके बाद में जो निर्णय हुआ शासक ने दिया, भेजा नहीं भेजा, उसकी कोई घटना बारे में जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इतना बताया जाता है कि ये ऐसी घटना हुई थी। और मैंने पहले ही बताया कि इतिहासकार इस घटना को लेकर एक मत नहीं है, तो इसलिए हम लोग भी इसको दंत कथा के तौर पर ही समझेंगे। इसे एक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं मानेंगे कि ऐसी घटना हुई ही थी, लेकिन हाँ ये इतिहास में दर्ज है, इस नाते थोड़ा सा इसे इंटरेस्ट ले लेना अच्छी बात है, और थोड़ा सा एक मनोरंजक वाकया भी आ जाता है, इसलिए इसको पढ़ लेना थोड़ा सा अच्छा है। और अब इसी के साथ हम अपने वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे, और इसके बाद हम जब आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारा टॉपिक होगा दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। तो मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग है उसमें मंदिरों का बनना, राजाओं का मंदिरों को संरक्षण प्रदान करना, मंदिरों के आसपास व्यापारियों का बसना, दूर देश से आने वाले यात्रियों का विश्राम करने की व्यवस्था करना, ये सारा सब उस मंदिर के आसपास संपन्न होता था। उस क्षेत्र के लोग जो होते थे वो भी वहीं के आसपास अपने अनाज जो होते थे फसलों से निकालने का काम करते थे, उसी मंदिर के प्रांगण में करते थे। ये सारी चीजें हम लोग अगले आने वाले अपने वीडियो में देखेंगे, जिसका नाम होगा दक्षिणी मेसोपोटामिया का शहरीकरण, मंदिर और राजा। ठीक है बच्चों, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। इसका जो उद्देश्य है वो ये बताने का प्रयास किया कि लेखन प्रणाली कैसे विकसित हुई और उसका प्रयोग कहाँ पर हुआ, इन मिथ मिथांतर कथाओं के अनुसार, दंत कथाओं के अनुसार। बाकी प्रमाणिकता अपने स्थान पे है। प्रमाणिकता इसको भी काफी लोग मानते हैं कि ये सत्य भी हो सकता है, कुछ लोग मानते हैं कि असत्य हो सकता है, लेकिन ऐसी घटनाओं का उल्लेख हमारे इतिहास में मिलता है मेसोपोटामिया से संबंधित। ठीक है बच्चों, हम लोग अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।